हेलो एवरीवन। आज प्रीवियस लेक्चर हमने अभी तक नेशनल इनकम का मीनिंग वगैरह डिस्कस कर लिया था। और जो हमारा लास्ट लेक्चर था उसमें हमने बात किया था किसका, मेथड्स का। ठीक है, मेथड्स कैलकुलेट नेशनल इनकम। वहाँ हमने प्रोडक्शन मेथड देखा, हमने एक्सपेंडिचर मेथड देखा और इनकम मेथड देखा। ठीक है, अभी आज हम क्या करेंगे, आज हम जितना भी मेथड्स था मैंने बताया था आपको कि वो मेथड्स यूज करने से पहले हमको क्या करना पड़ता है, कुछ प्रिकॉशंस यूज में लेने पड़ते हैं, कुछ बातें हमको ध्यान में रखनी पड़ती हैं। तो वो प्रिकॉशंस की बात हम बात करेंगे कि कौन कौन से प्रिकॉशंस हमको ध्यान में रखने चाहिए वाइल वाइल यूजिंग दीज मेथड्स टू कैलकुलेट नेशनल इनकम। ठीक है, प्लस उसके बाद हम ये जो चैप्टर था हमारा, इसका नाम था नेशनल इनकम एंड रिलेटेड कॉन्सेप्ट। तो नेशनल इनकम से रिलेटेड जितने भी हमारे एग्रीगेट्स हैं उनकी हम बात करेंगे। ठीक है, और इस लेक्चर में ही हम हमारा चैप्टर है नेशनल इनकम का उसका वाइंड अप करेंगे। ठीक है, चलो एक बार को रिकॉल करते हैं तीनों मेथड्स, फिर हम हमारे प्रिकॉशंस की बात करते हैं। ठीक है, सबसे पहला मेथड था हमारा प्रोडक्शन मेथड। ठीक है, जिसको हमने नाम क्या दिया था बच्चों, यस, ग्रॉस वैल्यू एडेड मेथड। उसमें हमारे पास क्या निकल रहा था, जीडीपीएमपी निकल रहा था। देखो मेरी बातें ध्यान से सुनना, जिसको हम जीडीपीएमपी निकल रहा था, जीडीपीएमपी का मतलब क्या था ये ध्यान में रखने का कि यही सब चीज़ें आपको आपके मॉड्यूल में या जो ये जो मटेरियल प्रोवाइड किया है आईसीएसआई ने इसमें गिवन है, तो फिर वो आपको पूरा पढ़ना पड़ेगा। पढ़ के फिर वही कहोगे कि ये तो पढ़ा ही नहीं था। तो ये चीज़ें ऑलरेडी जब मैं वो मेथड डिस्कस कर रहा हूँ तो वहाँ पे आपको एक्सप्लेन करता हुआ चल रहा हूँ। तो जब आप उसको गो थ्रू करेंगे मटेरियल को तो आपको पता चलेगा यही चीज़ें मैंने आपको बोली थी। ठीक है, तो मेरी बातें ध्यान से सुनने का आपको। तो जीडीपीएमपी मैंने बताया था आपको, इट इज़ द मार्केट वैल्यू ऑफ ऑल फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज produced in the domestic territory during an accounting year। तो हम यहाँ पे प्रोडक्शन कर रहे थे और इसकी वैल्यू को ले रहे थे, केवल फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज की वैल्यू को हम ले रहे थे, और वो भी कौन सा प्राइस, उनका मार्केट प्राइस, मार्केट वैल्यू को। ठीक है, जीडीपी हमने यहाँ पे कैसे निकाला था बच्चों, कि जीडीपीएमपी इक्वल्स टू, उसने क्या बोला था, क्रॉस वैल्यू एडेड। क्रॉस वैल्यू एडेड का मैंने आपको बताया था कि वैल्यू एडेड कैसे निकालते हैं। तो वैल्यू एडेड हम निकालते हैं वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस इंटरमीडिएट कंजम्पशन करके। ठीक है, जहाँ पे वैल्यू ऑफ आउटपुट जो था हमारा वो किसके इक्वल था, सेल्स प्लस चेंज इन स्टॉक। ठीक है, अब ऐसा था, मैंने बताया था आपको कि एक इकोनॉमी में बहुत सारी इंडस्ट्रीज होती हैं, बहुत सारे सेक्टर्स होते हैं। तो सभी इंडस्ट्रीज का, सभी प्रोड्यूसिंग यूनिट्स का, सभी सेक्टर्स का हम क्या करेंगे, वैल्यू एडिशन निकालेंगे, वैल्यू एडेड निकालेंगे, और उन सबके वैल्यू एडेड को हम क्या कर लेंगे, सम टोटल कर लेंगे। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, क्रॉस वैल्यू एडेड आ जाएगा, जिसको हम क्या बोल रहे हैं, जीडीपीएमपी बोल रहे हैं। ठीक है, बैठा दिमाग में बात। तो प्रोडक्शन मेथड से हमने क्या निकाला था, जीडीपीएमपी निकाला। फिर हम आए थे किसके ऊपर, इनकम मेथड के ऊपर। तो इनकम मेथड से मैंने बताया था हमारे पास क्या वैल्यू निकल के आती है, एनडीपीएफसी निकल के आता है, नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्ट्री कॉस्ट, जिसको हम क्या बोलते हैं बच्चों, डोमेस्टिक इनकम भी बोलते हैं। वेरी गुड। तो ये कैसे निकाल रहे थे हम एनडीपीएफसी, तीन चीजें ऐड कर रहे थे, सीईओ, कॉम्पनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज, प्लस ऑपरेटिंग सरप्लस, प्लस मिक्स इनकम। सीईओ में हम ले रहे थे चार चीजें, सैलरीज एंड वेजेस, पेमेंट इन काइंड, contribution to social security scheme by employer, and the last one was pension on retirement। ठीक है, फिर हमने क्या लिया था, ऑपरेटिंग सरप्लस। ऑपरेटिंग सरप्लस में हमने तीन चीजें ली थी, रेंट, इंटरेस्ट और प्रॉफिट, आरआईपी। जहाँ पे प्रॉफिट में भी हमारे पास तीन चीजें थी, दैट इज डिविडेंड, कॉर्पोरेट टैक्स और रिटेन अर्निंग। और फिर इसके अलावा भी कोई अगर फैक्टर इनकम है जो इन दोनों ही कैटेगरी में नहीं आ रही, वो कहाँ जा रही थी, मिक्स इनकम में जा रही। ठीक है, जनरली इम्प्यूटेड रेंट। तो इस तरीके से हमने एनडीपीएफसी निकाला, यानी कि डोमेस्टिक इनकम निकाली थी। इसके बाद हमने एक्सपेंडिचर मेथड पढ़ा था। एक्सपेंडिचर मेथड में भी हमारे पास क्या निकल के आ रहा था, जीडीपीएमपी ही निकल के आ रहा था। बिकॉज एक इकोनॉमी में जो चीज़ प्रोड्यूस होगी उसी को आप खरीदोगे, तो उसका जो मार्केट प्राइस रहेगा उसी के ऊपर जो खर्चा करोगे वो एक्सपेंडिचर का वैल्यू भी प्रोडक्शन की वैल्यू के इक्वली आएगा ना। तो इसलिए प्रोडक्शन का थ्रू और जो एक्सपेंडिचर मेथड था उन दोनों के थ्रू हमारे पास क्या निकल के आया था, जीडीपीएमपी निकल के आया था। वो दोनों ही क्या रिफ्लेक्ट कर रहे थे, मार्केट वैल्यू को रिफ्लेक्ट कर रहे थे ऑफ ऑल फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड विद इन दी
डोमेस्टिक टेरिटरी। ये वो गुड्स, फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज हैं जो कहाँ प्रोड्यूस हो रहे थे, विद इन दी डोमेस्टिक टेरिटरी। ठीक है, तो इसलिए हमने याद हो तो आपको C प्लस आई प्लस जी प्लस एक्स माइनस एम किया था। सी मतलब क्या था, प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, मतलब हाउस होल्ड सेक्टर अगर क्या कर रहा है, फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज के ऊपर कोई एक्सपेंडिचर कर रहा है तो वो जाएगा सी में। इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर में अगर हम कोई इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, कैपिटल फॉर्मेशन का काम कर रहे हैं, तो वो जाएगा इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर में। यहाँ पे दो हमने इसके पार्ट्स किए थे इन्वेस्टमेंट के, एक तो फिक्स इन्वेस्टमेंट और एक इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट। फिक्स इन्वेस्टमेंट मैंने बताया था आपको, हाउस होल्ड सेक्टर भी कर सकता है और दी कंस्ट्रक्शन ऑफ रेसिडेंशियल हाउसेस, साथ में गवर्नमेंट भी कर सकती है तो गवर्नमेंट का इन्वेस्टमेंट रहेगा, और प्रोड्यूसर हमारा कोई इन्वेस्टमेंट करता है तो वो क्या कहलाएगा, बिजनेस इन्वेस्टमेंट कहलाएगा। वहीं जो इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट था उसको हम क्या बोलते हैं, चेंज इन स्टॉक बोलते हैं। ठीक है, फिर था हमारा गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर, तो जी में हमने लिया था गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। जी में हमने क्या लिया था, गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन। यहाँ पे गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर नाम क्यों नहीं है इसका, गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर नाम क्यों रखा था, क्योंकि अगर मैं जी को बोलूँ गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर तो वहाँ पे गवर्नमेंट के सारे खर्चे आ गए, सारे खर्चे मतलब ऑन फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्लस गवर्नमेंट का इन्वेस्टमेंट भी। बट गवर्नमेंट के इन्वेस्टमेंट को तो हमने कहाँ ले लिया, फिक्स इन्वेस्टमेंट में ले लिया है ना, इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर में लिया ना। तो यहाँ पे गवर्नमेंट का केवल वही खर्चा लेने का जो गवर्नमेंट ने किसके ऊपर किया है, ऑन फाइनल गुड्स एंड सर्विस। कि गवर्नमेंट का फिक्स इन्वेस्टमेंट तो आपने कहाँ ले लिया है, ऊपर इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर में ले लिया। ठीक है, फिर आता है हमारा नेट एक्सपोर्ट, जहाँ पे हम एक्सपोर्ट को तो प्लस करते हैं क्योंकि एक्सपोर्ट आप वही गुड्स कर रहे हो जो आपने अपनी कंट्री के अंदर प्रोड्यूस किया है, और जीडीपी एमपी में भी आप वही गुड्स का वैल्यू लेते हो ना जो अपने कंट्री के अंदर प्रोड्यूस किया है। तो एक्सपोर्ट हम इसमें प्लस करते हैं और इम्पोर्ट हम इसमें क्या करते हैं, माइनस करते हैं। क्यों, क्योंकि इम्पोर्ट में वो गुड्स एंड सर्विसेज आ रहा है आपकी कंट्री के अंदर जो बाहर यानी आपकी डोमेस्टिक टेरिटरी के आउटसाइड प्रोड्यूस हुए हैं, और उसका हमारी जीडीपी में कोई काम नहीं होता, इसलिए हम उसको क्या करते हैं, माइनस कर देते हैं। तो इस तरीके से हमने जीडीपी में निकाला था। फिर लास्ट में हमने देखा था कि इनको अगर हमको नेशनल इनकम में कन्वर्ट करना पड़ता है तो उसके लिए हमको क्या प्रोसीजर फॉलो करना पड़ता है, देखा था वहाँ पे कि ग्रॉस को नेट में कन्वर्ट करने के लिए हम डेप्रिसिएशन माइनस करते हैं, डोमेस्टिक को नेशनल में कन्वर्ट करने के लिए हम NFIA यानी नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड वो हम प्लस करते हैं, और लास्ट में हमने देखा था कि फैक्टर कॉस्ट पे कोई चीज़ दे रखी है उसको हमको मार्केट प्राइस में कन्वर्ट करना हो तो हम क्या करते हैं, नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस यानी NIT को हम प्लस करते हैं। ठीक है, NFIA यानी कि नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड मैंने बताया था कैसे निकलती है कि फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड यानी जो भी आपको फैक्टर इनकम रिसीव हो रहा है कहाँ से, अब बाहर से, फ्रॉम रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, वो आपको प्लस करने का, माइनस क्या करना कि जो फैक्टर इनकम आपने पे किया है बाहर वो आपको इसमें लेस करना पड़ता है। तो आपके पास क्या निकल के आता है, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड निकल के आता है कि भैया हम बाहर से कितना पैसा लेकर आए। तो डोमेस्टिक इनकम में आप जब NFIA ऐड कर रहे थे तो आपके पास क्या रहा था, नेशनल इनकम आ रहा था, याद है। फिर आपका निकलता है NIT नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस। अभी नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस में कैसे निकलेगा, इनडायरेक्ट टैक्सेस माइनस सब्सिडी। इनडायरेक्ट टैक्स लगने से क्या होता है, प्राइस बढ़ता है ना, तो इनडायरेक्ट टैक्सेस क्या होता है, प्लस। सब्सिडी मिलता है तो उससे क्या होता है, प्राइस कम होता है ना, तो सब्सिडी क्या होता है यहाँ पे, माइनस। अच्छा, इनडायरेक्ट टैक्स है यहाँ पे केवल ध्यान रखना, केवल इनडायरेक्ट टैक्स लेने का, GST लेने का, कस्टम ड्यूटी लेने का, यहाँ पे आपको इनकम टैक्स लेना, क्योंकि इनकम टैक्स तो क्या है, डायरेक्ट टैक्स। ठीक है, तो उस तरीके से हम इसको कन्वर्ट कर रहे हैं। यहाँ तक हमने कुछ किया था, तो आई होप आप लोग को सब अच्छे से समझ में आ गया होगा कि नेशनल इनकम को हम किस तरह से कैलकुलेट करेंगे। चलो एक बार को हम मटेरियल को गो थ्रू करते हैं, क्या कुछ इसमें दे रखा है कुछ अलग सा, वो हम इसको एक बार रेफर करते हैं और एक बार हम प्रिकॉशंस की बात करते हैं कि क्या क्या प्रिकॉशंस, क्या क्या एहतियात हमको बरतनी चाहिए व्हाइल यूजिंग दीज मेथड्स। ठीक है, चलो देखने का। सबसे पहले आता है हमारे पास प्रोडक्शन मेथड। प्रोडक्शन मेथड में बात वही कर रहा है कि सबसे पहले आपको आइडेंटिफाई करना पड़ेगा, ठीक है, सेक्टर्स के अकॉर्डिंग, इस सेक्टर का वैल्यू एडिशन इतना, इस सेक्टर का इतना, फिर आपको देखना रहेगा कि फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज का वैल्यू लेने का है। तो यहाँ पे बेसिकली हमको ध्यान में क्या रखना है, यहाँ पे बेसिकली हमको यहाँ पे दे रखा है द मेन सेक्टर्स हुज प्रोडक्शन वैल्यू इज एडेड अप, यानी कौन कौन सा ऐसा मेन सेक्टर है जिसका वैल्यू हम इसमें ऐड करते हैं, वो कौन रहेगा, एग्रीकल्चर सेक्टर रहेगा हमारे लिए, मैन्युफैक्चरिंग, कंस्ट्रक्शन, ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन, बैंकिंग, एडमिनिस्ट्रेशन एंड डिफेंस, और डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम। तो ये सेक्टर्स का जो भी वैल्यू एडिशन रहेगा वो हम क्या कर लेंगे, प्लस कर लेंगे, और हमारे पास क्या जाएगा, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस आ जाएगा, यानी GDPMP आ जाएगा, ग्रॉस वैल्यू एडेड आ जाएगा। समझ पड़ रहा तुम लोग को? यस।
अब बात करते हैं सर प्रोडक्शन मेथड यूज करते टाइम हमको कौन कौन से प्रिकॉशंस लेने चाहिए, क्या क्या बातें हमको ध्यान रखनी चाहिए। तो सबसे पहले बच्चों इसमें देखा प्रॉब्लम ऑफ डबल काउंटिंग। सबसे पहले इसमें हमको क्या दे रखा है, प्रॉब्लम ऑफ डबल काउंटिंग। प्रॉब्लम ऑफ डबल काउंटिंग क्या है, चलो एक बार समझते हैं हम पहले देखने। मान लो मैं एक प्रोड्यूसर हूं, मैं एक अच्छा दिख नहीं रहा, दिखा हाँ। तो मैं एक प्रोड्यूसर हूं, मैंने क्या किया, मैंने एक मोबाइल फोन प्रोड्यूस किया, ठीक है, मोबाइल फोन प्रोड्यूस किया। इसका जो प्रोडक्शन का जो वैल्यू आया, ठीक है, और जब मैं उसको मार्केट में लेकर आया उसका जो मार्केट प्राइस रहा वो मेरा रहा कितना, 10,000 रुपये, ठीक है, क्या रहा, 10,000 रुपये। ये प्रोडक्शन हुआ। अब इसको अभी देखो प्रोडक्शन मेथड के थ्रू जाओगे तो जब इसका प्रोडक्शन हो गया होगा तभी ये क्या हो जाएगा, अगर आपकी कंट्री में जो जीडीपी निकलता है वो अगर प्रोडक्शन मेथड के थ्रू निकलता है तो जब इसका प्रोडक्शन हो गया होगा तो उसकी जो मार्केट प्राइस रही होगी वो किस में जाके ऐड हुई होगी, जीडीपी में ऐड हुई होगी। अगर आपकी कंट्री में नेशनल इनकम निकलता है क्या यूज करके, एक्सपेंडिचर मेथड यूज करके, तो जब इसका क्या होगा, सेल होगा, जब इसका क्या होगा बच्चों, सेल होगा, तो ही क्या होगा, सेल होने के बाद इसकी जो वैल्यू रहेगी वो किस में ऐड हो जाएगी, आपके जीडीपी एमपी में ऐड हो जाएगी। ठीक है, तो समझ लेते हैं प्रोडक्शन हो गया और सेल भी हो गया, यानी कि इसका जो 10,000 का वैल्यू है ये हमारी जीडीपी में क्या हो चुका है, ऐड हो चुका है। ठीक है, अब क्या हुआ, जिस बंदे ने ये फोन खरीदा था उसने ये फोन 2 साल चलाया और 2 साल चलाने के बाद इसने किसी और को बेच दिया। ठीक है, अभी क्या है ना, नया फोन आ गया, एडवांस्ड फोन आ गया, ठीक है, बिना देखे फोटो क्लिक हो जाती है, ऐसा कोई फोन आ गया, बिना देखे फोटो। तो अभी क्या, वो नया फोन लेने जा रहा है तो क्या कर रहा है, इस पुराने वाले को बेच रहा है। तो पुराने वाले को जब वो बेच रहा है तो समझो अभी ये फोन दोबारा सेल होगा, दोबारा सेल होगा तो ये क्या होगा, दूसरे के लिए, किसके लिए, दूसरे के लिए क्या बन जाएगा ये, हाँ, जिस भी बंदे के लिए बेचा होगा उसके लिए क्या बन जाएगा, उसके लिए तो नया प्रोडक्ट हो गया उसके लिए, और यहाँ पे सेल भी हुई। तो 10,000 की वैल्यू को जब हमने पहले एक बार ऐड कर लिया था अभी, तो क्या सर कि जब 10,000 का फोन, अभी समझो 10,000 का फोन है, अभी 10,000 पे तो बेचेंगे नहीं, थोड़ा वैल्यू डिक्रीज हो जाएगा इसका, है ना। तो मान लो मैंने इसको फोन बेचा कितने में, 6,000 में, तो क्या सर ये हम 6,000 वापस से ऐड करें, तो बेटा अगर आपने इस फोन का वैल्यू पहले भी एक बार जब ऐड कर लिया था और वापस आप क्या कर रहे हो, उसको बेच रहे हो किसी को, तो उसको वापस अगर ऐड कर रहे हो तो ये क्या कहलाता है, दिस इज कॉल्ड डबल काउंटिंग। जब आप सेम गुड की वैल्यू को क्या कर लेते हो, एक से ज्यादा बार ऐड कर लेते हो जीडीपी की कैलकुलेशन में, तो उसको हम क्या बोलते हैं, डबल काउंटिंग। ठीक है, तो अभी यहाँ पे प्रोडक्शन मेथड में डबल काउंटिंग कैसे होगा, क्योंकि यहाँ पे सेल्स तो लेना नहीं, यहाँ पे तुमको प्रोडक्शन लेके चलना है। तो समझना, मान लो एक हलवाई है, एक हलवाई है, उसने क्या करा, उसने कुछ शुगर बाय किया, शुगर बाय किया प्लस वीकेंड से मिल्क बाय किया, और मिठाई बनाने के लिए जो भी यूज में होता है ना वो सब बाय किया। ठीक है, मिठाई बनाने के लिए अब तुमको अगर पता हो कि क्या क्या चाहिए रहता है मिठाई बनाने के लिए, तो अपने आप एज्यूम कर लेने का। अभी को तो हमने सिर्फ दो लिया है, शुगर और मिल्क। अभी शुगर का वैल्यू अलग रहेगा, मिल्क का वैल्यू अलग रहेगा। मान लेते शुगर जो यूज आ रही है इस मिठाई को बनाने में वो आ रही है, उसकी वैल्यू है 50 रुपया, और मिल्क जो यूज आ रहा है इस मिठाई को बनाने में वो आ रहा है, उसका वैल्यू रहेगा 100 रुपया। ठीक है, तो ये 50 रुपये और 100 रुपये की वैल्यू को इनका भी प्रोडक्शन हुआ होगा, है ना, तो इनकी वैल्यू ऐड हो गई होगी नेशनल इनकम में यानी जीडीपी में। अभी इनसे हम क्या करेंगे, एक मिठाई बनाएंगे, ये हमारी बन गई मिठाई। अब ये मिठाई जब बनेगी और जब ये बिकेगी तो इसकी भी कुछ वैल्यू रहेगी। मान लो इसका भाव पड़ रहा है 200 रुपये किलो, है ना, क्या भाव पड़ रहा है, 200 रुपये किलो। तो जब ये 200 रुपये किलो जब मिठाई बिकेगी, ठीक है, ये मिठाई बनी होगी, तो इसका वैल्यू वापस जीडीपी में ऐड होगा। तो समझो ये जो मिठाई का वैल्यू है इसमें तो ऑलरेडी शुगर और मिल्क का वैल्यू तो पहले से एडेड है ना। ये 200 रुपये का जो कॉस्ट आया होगा वो 50 और 100 की वैल्यू को ऐड करने के बाद ही आया होगा ना। ऐसा तो है नहीं कि मिठाई का इंडिविजुअली कॉस्ट 200 रहा होगा। इसमें मिठाई अगर बनी तो मिठाई बनाने में शुगर और मिल्क यूज में आया, तो उन तो मिठाई की जो कॉस्ट है वो इन दोनों की कॉस्ट से ही तो बनी होगी। तो जब मैं
अगर पहले ही अगर शुगर और मिल्क की वैल्यू को अगर मैं ऐड कर चुका हूँ, तो अगर अभी मैंने मिठाई का वैल्यू वापस से मैंने क्या कर लिया, जीडीपी में ऐड कर लिया, तो यहाँ पे शुगर और मिल्क का वैल्यू दो बार ऐड हो गया ना। तो इसीलिए हम क्या करते हैं बच्चों, हम केवल जो फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज रहती हैं, यहाँ पे फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज मतलब क्या, जो फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज रहती हैं उसी को हम क्या करते हैं, ऐड करते हैं। यहाँ पे जो शुगर और मिल्क है ना, ये इंटरमीडिएट गुड्स हो गया। क्या यूज, कौन सा गुड्स हो गया, इंटरमीडिएट गुड्स। इंटरमीडिएट गुड्स मैंने बताया था ना, ऐसा गुड्स जो प्रोडक्शन के काम में आता है। तो यहाँ पे ये दोनों क्या आ रहे हैं, प्रोडक्शन के काम में आ रहे हैं, तो ये क्या हो गए, इंटरमीडिएट गुड्स हो गए। तो इनकी वैल्यू को हम ऐड नहीं करेंगे, यानी जब ये प्रोड्यूस होंगे हम इन क्या करेंगे, डायरेक्टली इनसे जो एक फाइनल गुड बना है, डायरेक्टली हम क्या करेंगे, केवल उसी की वैल्यू को ऐड करेंगे। क्योंकि अगर हमने दोनों की वैल्यू को ऐड करें, दैट विल बी कॉल्ड डबल काउंटिंग। तो पहला प्रिकॉशन हमको ध्यान रखना पड़ता है क्या, प्रॉब्लम ऑफ डबल काउंटिंग। इसीलिए हम उस डबल काउंटिंग की प्रॉब्लम को अवॉइड करने के लिए हम क्या करते हैं, ओनली फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज का वैल्यू लेते हैं, हम इंटरमीडिएट गुड्स की वैल्यू को नहीं लेते। तभी हमने क्या किया था, प्रोडक्शन मेथड में इंटरमीडिएट कंजप्शन को माइनस किया था। याद आ रहा है, समझ में पड़ा कुछ बात? यस, वहां क्या था ना, वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस इंटरमीडिएट कंजप्शन। तो वैल्यू ऑफ आउटपुट तो ये हो गया दोस्तों, इसमें से आपने जितना भी इंटरमीडिएट कंजप्शन किया होगा 150 का, उसको माइनस करने का, तो आप क्या जाएगा, आपके पास आएगा वैल्यू एडिशन। तो या तो क्या करो, दो चॉइस हैं, या तो केवल फाइनल गुड्स का वैल्यू लो, इनको मतलब 100 और 150 को मतलब, केवल फाइनल गुड्स का वैल्यू लो, 200 को लो, पहला मेथड। दूसरा मेथड क्या, वैल्यू एडिशन। वैल्यू एडिशन मतलब सर मैं पहले शुगर और मिल्क का वैल्यू ले चुका हूँ, अरे मिठाई तो बाद में, शुगर मिल्क तो पहले आ गया था, मैं पहले से ही शुगर और मिल्क का वैल्यू एक बार ऐड कर चुका हूँ, तो अब क्या करूँ, तो अब केवल वैल्यू एडिशन वाले पोर्शन को लेना। इसको लेना, वैल्यू एडिशन को। ये 200 रुपये भाव पड़ा माइनस 150, तो आपने क्या करा, अपनी तरफ से 50 रुपये का वैल्यू ऐड करा, तो केवल 50 रुपये को लेने का। तो इसलिए हम क्या करते हैं, वैल्यू एडेड मेथड से प्रोडक्शन मेथड में कैलकुलेशन करते हैं, टू अवॉइड प्रॉब्लम ऑफ डबल काउंटिंग, टू अवॉइड प्रॉब्लम ऑफ डबल काउंटिंग। ठीक है, चाहते तो फाइनल गुड्स की वैल्यू केवल और केवल फाइनल गुड्स की वैल्यू को ऐड करके भी क्या कर सकते हो आप, जीडीपी कैलकुलेट कर सकते हो। बट वो क्या है ना, अभी शुगर और मिल्क हमको क्या पता, इनका तो प्रोडक्शन हो गया, इनको थोड़ा ना पता जब इनका प्रोडक्शन हुआ है तो ये आगे चल के किस चीज में काम आएंगे, डायरेक्ट कंजप्शन में काम आएंगे या मिठाई मिठाई यानी हलवाई के पास जाएंगे। तो इसीलिए हम क्या करते हैं, वैल्यू एडेड मेथड यूज में लेते हैं, ताकि हमको पता रहे कि अगर कोई वैल्यू पहले से अगर ऐड हुई है तो उसको हम क्या कर लें, माइनस कर लें, और जो नेट जो वैल्यू एडिशन हुआ है हम उसको केवल ऐड कर सकें, ताकि हमारे पास एक ट्रू वैल्यू आ जाए हमारे जीडीपी। ठीक है, तो पहला चीज होता है प्रॉब्लम ऑफ डबल काउंट। उसको एलिमिनेट करने के लिए दो मेथड रहते हैं हमारे पास, एक तो क्या, केवल फाइनल गुड्स का वैल्यू ले लो, या फिर क्या करो, फाइनल गुड्स की वैल्यू में से आप जो इंटरमीडिएट गुड्स था उनकी वैल्यू को डिडक्ट कर दो, तो आपके पास आपका सही सही वैल्यू आ जाता है। पहला आपका प्रॉब्लम ऑफ डबल काउंट। दूसरा आता है आपका वैल्यू एडिशन इन पर्टिकुलर ईयर। ये इसी से रिलेटेड वैल्यू एडिशन मैंने भी बताया आपको कि हमको क्या लेने का, केवल वैल्यू एडिशन लेने का, सो एज टू एलिमिनेट द प्रॉब्लम ऑफ डबल काउंटिंग। तीसरा स्टॉक एप्रिसिएशन। स्टॉक एप्रिसिएशन याद करो, वैल्यू एडेड निकालने का फॉर्मूला वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस इंटरमीडिएट कंजप्शन। वहां हम वैल्यू ऑफ आउटपुट में सेल्स ले रहे थे प्लस चेंज इन स्टॉक भी ले रहे थे, मैंने बताया था। अभी समझो, मैंने प्रोडक्शन करा 1000 यूनिट्स का, बिकी 800, तो मैं केवल 800 को ही यहाँ पे जीडीपी में ऐड नहीं करूंगा, प्रोडक्शन तो मैंने पूरे 1000 का किया ना, तो उसने हम क्या कर रहे थे, जो हमारा चेंज इन स्टॉक हो रहा था ना, हमारे स्टॉक में जो बढ़ोतरी हो रही थी, कितने की बढ़ोतरी हो रही थी, 200 यूनिट्स की बढ़ोतरी जो हो रही थी, क्योंकि अनसोल्ड स्टॉक रह गया 200 का, 800 ही बिका था ना, 200 यूनिट्स की जो बढ़ोतरी हो रही थी हम उसको भी क्या करते हैं, ऐड करते हैं। तो भाई ये बोल रहा है कि जितना भी स्टॉक एप्रिसिएशन होगा वो भी आपको क्या करना पड़ेगा, ऐड करना पड़ेगा, ऐड करना पड़ेगा। ठीक है, फिर स्टॉक एप्रिसिएशन में देखें एक बार क्या बोल रहा है, स्टॉक एप्रिसिएशन इफ एनी मस्ट बी डिडक्टेड फ्रॉम वैल्यू एडेड, दिस इज नेसेसरी एज देयर इज नो रियल इंक्रीज इन आउटपुट। ये बोल रहा है स्टॉक में एप्रिसिएशन। अब यहाँ पे स्टॉक एप्रिसिएशन कौन सी की बात कर रहा है, अगर मान लीजिए क्या हुआ, स्टॉक का वैल्यू बढ़ गया, अरे मतलब समझो क्वांटिटी नहीं बढ़ा, सिर्फ मार्केट वैल्यू बढ़ गया, पहले प्राइस कुछ और था अब प्राइस कुछ और हो गया, जिससे क्या हो गया, हमारे जो स्टॉक का वैल्यू आ रहा है वो क्या रहा है, ज्यादा आ रहा है। तो जो स्टॉक एप्रिसिएशन जो होगा, यानी कि उसका जो मार्केट प्राइस जो इंक्रीमेंट आया होगा, उस इंक्रीमेंट को आपको ऐड नहीं करना, उसको डिडक्ट करना है। क्यों, बिकॉज देयर इज नो रियल इंक्रीज इन आउटपुट। मतलब समझो क्या कहना चाह रहा है, मेरे पास 200 यूनिट्स बच गया था, जब 200 यूनिट्स बचा था बच्चों, तो मेरा जो मार्केट वैल्यू बन रहा था वो कितना बन रहा था,
कितना बन रहा था, तो मान लेते हैं हम कि 200 जो यूनिट्स था उसका जो मार्केट वैल्यू हमारा जो बन रहा था वो कितना बन रहा था, 600 रुपया। ठीक है, बट क्या हुआ, थोड़ा प्राइस राइज इंक्रीज हुआ कमोडिटीज का, जिसकी वजह से अभी जो 200 यूनिट जो पड़ी ना हमारी, उसका वैल्यू बढ़ के हो गया कितना, 800। अभी ये 800 जो हुआ, 200 रुपये का जो इंक्रीमेंट आया, क्या सही में कुछ प्रोडक्शन हुआ था क्या, नहीं, कोई रियल इंक्रीज आउटपुट में नहीं हुआ, आउटपुट तो उतना ही था। तो ये जो वैल्यू का जो 200 रुपये का जो एडिशन है ना, आपको ये 200 रुपये की वैल्यू एडिशन को क्या करना पड़ेगा, स्टॉक जो अप्रिशिएट हुआ ना उसको क्या करना पड़ेगा, डिडक्ट करना पड़ेगा। बिकॉज ये क्या नहीं कर रहा, आपको ट्रू वैल्यू रिफ्लेक्ट नहीं कर रहा, क्योंकि यूनिट्स तो कितनी प्रोड्यूस हुई थी, 200 ही हुई थी ना। तो वो चीज़ कहते हैं कि स्टॉक अप्रिशिएशन को आपको ऐड नहीं करनी। ठीक है, देन प्रोडक्शन फॉर सेल्फ कंजम्पशन। अभी सुनना, प्रोडक्शन फॉर सेल्फ कंजम्पशन के दो एस्पेक्ट रहेंगे यहाँ पे। अगर आप गुड्स का प्रोडक्शन कर रहे हैं फॉर सेल्फ कंजम्पशन, किसका प्रोडक्शन कर रहे हैं, गुड्स का, आपका घर का खेत वेत है, घर का गार्डन है, वहाँ आपने क्या करा, किसी भी गुड्स का प्रोडक्शन करो। ठीक है, मान लो आलू उगा रहे हो आप, ठीक है, आलू उगा रहे हो, क्यों उगा रहे हो आलू, ताकि आगे चल के तुमको सोना मिल सकेगा। ठीक है, कि आज तुमने आलू डाला है दरअसल, फिर क्या पता 10-20 साल बाद तुमको सोना मिल जाए वहाँ पे। तो आलू तुम उगा रहे हो अपने घर में, तो ये जो गुड्स का तुम प्रोडक्शन कर रहे हो, अभी इसका कंजप्शन भी तुम कर लोगे, आलू उग जाएगा, कंजप्शन भी तुम कर लोगे उसका। तो अभी ये जो तुमने प्रोडक्शन किया फॉर सेल्फ कंजप्शन, अभी इसका वैल्यू मार्केट में तो गया नहीं, इसके ऊपर टैक्स भी नहीं लगा, सब्सिडी भी नहीं मिला, तो सर इसका वैल्यू जीडीपी में ले क्या, तो ये बोलता है कि हाँ, ऐसा गुड्स जो आपने क्या करा है फॉर सेल्फ कंजम्पशन के लिए प्रोड्यूस किया है, तो उसका वैल्यू आपको जीडीपी में लेने का है। क्यों, बिकॉज अगर आप ये गुड्स का प्रोडक्शन नहीं करते तो आप क्या करते हैं, मार्केट में जाते हैं, गुड्स खरीद के लाते और उसका वैल्यू जीडीपी में ऐड होता, बट अभी नहीं हो रहा, वो कोई दिक्कत नहीं, बट होता तो ना, तो इसीलिए हम क्या करते हैं, ऐसी गुड्स की वैल्यू को हम जीडीपी के अंदर ऐड करते हैं। तो पहला चीज, प्रोडक्शन फॉर सेल्फ कंजप्शन ऑफ गुड्स जो है वो क्या होता है, ऐड किया जाता है जीडीपी के लिए। बट इसका दूसरा एस्पेक्ट, अगर आप क्या कर रहे हो, सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हो फॉर सेल्फ कंजम्पशन, जैसे जैसे घर में मम्मियाँ होती है ना, हमको सर्विसेज देती हैं, हमारे कंजम्पशन के लिए देती है ना, सेल्फ कंजम्पशन के लिए, खाना बनाना वगैरह, सफाई वगैरह करना, तो उनके लिए उनको अलग से कुछ रेम्यूनरेशन तो मिलता नहीं है, तो वो जो सर्विसेज दे रही है किसके लिए दे रही है, सेल्फ कंजम्पशन के लिए। तो ऐसी सर्विसेज जो सेल्फ कंजम्पशन के लिए दी जाती है, उनकी वैल्यू को आप जीडीपी में ऐड नहीं करते हो। तो प्रोडक्शन फॉर सेल्फ कंजम्पशन के दो एस्पेक्ट हो गए बच्चों, अगर गुड्स का प्रोडक्शन किया है तो वो ऐड होगा, बट अगर सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हो फॉर सेल्फ कंजम्पशन तो वो ऐड नहीं होगा। ठीक है, प्लस सेकेंड हैंड गुड्स का, अगर सेकेंड हैंड गुड्स का वैल्यू है, सेकेंड हैंड गुड्स का वैल्यू है, तो उस सेकेंड हैंड गुड्स की वैल्यू को भी आपको क्या नहीं करना है, जीडीपी में ऐड नहीं। ठीक है, तो दीज वर द प्रिकॉशंस व्हाइल यूजिंग प्रोडक्शन मेथड। ठीक है, अब बात करते हैं हम इनकम मेथड की। इनकम मेथड यूज करते समय हमको कौन कौन से प्रिकॉशंस याद में रखने चाहिए। ठीक है, यहाँ पे एक्सपेंडिचर मेथड दे रखा पहले, चलो तो पहले एक्सपेंडिचर मेथड की बात कर लेते हैं। बच्चों एक्सपेंडिचर मेथड में भी क्या निकल के आ रहा था, जीडीपीएमपी निकल के आ रहा था, और वो भी क्या था, एक्सपेंडिचर ऑन फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज था। ठीक है, जो कहाँ प्रोड्यूस हुए थे, विद इन द डोमेस्टिक टेरिटरी। तो यहाँ पे वही दे रखा है कि इसके 4 पार्ट्स हैं आपके, ये मैं ऑलरेडी आपको एक्सप्लेन कर चुका हूँ। प्रिकॉशंस की बात करते हैं तो सबसे पहला बात, ऐसा खर्चा जो किसके ऊपर किया है, एक्सपेंडिचर ऑन सेकेंड हैंड गुड्स, एक्सपेंडिचर ऑन सेल एंड परचेज ऑफ सेकेंड हैंड गुड्स, उसको आप जीडीपी में ऐड कतई नहीं करोगे। ठीक है, उसको आप जीडीपी में ऐड कतई नहीं करोगे। ठीक है, ठीक है, तो सेकेंड हैंड गुड्स, क्योंकि क्या है ना, मैंने बताया आपको, जब वो फर्स्ट हैंड रहा होगा, यानी नया नया गुड्स रहा होगा, ठीक है, पहली बार जब उसका प्रोडक्शन हुआ होगा या पहली बार किसी को बेचा होगा, तो उसका वैल्यू ऑलरेडी क्या हो गया होगा, जीडीपी में ऐड हो गया होगा। अब दोबारा यानी सब्सिक्वेंट सेल करने वाले उसका, तो अभी तो क्या है, कुछ प्रोडक्शन हुआ नहीं, आप क्या कर रहे हो, उसी गुड्स को वापस बेच रहे हो, तो वापस बेचा तो क्या हो गया, सेम गुड का वैल्यू दो बार ऐड हो जाएगा, यानी डबल काउंटिंग। तो इसलिए हम क्या नहीं करते, हम सेकेंड हैंड गुड्स का वैल्यू को कभी भी, यानी सेकेंड गुड्स के ऊपर जो भी एक्सपेंडिचर किया है ऑन सेल और परचेज, उसको हम क्या नहीं करते, कभी भी जीडीपी में ऐड नहीं करते हैं। ठीक है, पहला। दूसरा चीज, सिमिलरली
Expenditure on purchase of old shares and bonds is not included as these also do not represent expenditure on currently produced goods and services. अभी समझना, शेयर्स एंड बॉन्ड्स पता है, अभी जब वो पहली पहली बार जब इशू किए जाएंगे ना, तो उनके ऊपर जो एक्सपेंडिचर किया जाएगा दैट विल बी एडेड इन जीडीपी. बट शेयर्स एंड बॉन्ड्स का क्या रहता है, कैपिटल मार्केट में रेगुलर ट्रेडिंग होता रहता है ना, एक ही शेयर को पता नहीं कितनी बार बेचा जाता है. तो जब आप क्या कर रहे हो, सब्सिक्वेंट सेल कर रहे हो शेयर का, यानी एक बार बेचने के बाद जब उसका क्या हो रहा है, यानी अब वो शेयर पुराना हो गया, एक बार बेचने के बाद वो दूसरी बार जब बिकने का तो वो क्या हो गया, पुराना. तो ओल्ड शेयर्स एंड बॉन्ड्स का सेल की जो वैल्यू होती है, उसके ऊपर जो एक्सपेंडिचर किया था उसकी वैल्यू को भी हम क्या नहीं करते, जीडीपी में ऐड नहीं करते. बिकॉज क्योंकि यहाँ पे उनकी सेल की वजह से कोई रियल प्रोडक्शन नहीं हो रहा है. जब वो फर्स्ट टाइम बिके होंगे ना, फर्स्ट टाइम जब इश्यू किए गए होंगे, तो उनके ऊपर जो एक्सपेंडिचर किया होगा वो तो ऐड हो जाएगा. बट अगर सब्सिक्वेंट अगर सेल हो रहा है तो उसकी वैल्यू को आप नहीं दो. देन एक्सपेंडिचर ऑन ट्रांसफर पेमेंट्स बाय गवर्नमेंट. अभी ट्रांसफर पेमेंट्स दो तरह की इनकम मैंने बताई थी शायद, एक तो फैक्टर इनकम, एक ट्रांसफर इनकम. फैक्टर इनकम क्या होती है, जो आप अर्न करते हो. ट्रांसफर इनकम क्या होती है, जो आपने कमाई नहीं है, आपको मुफ्त में मिल गई है, मुफ्त का पैसा, ऐसा इनकम जो आपने अर्न नहीं किया है बट ओनली बाय वे ऑफ ट्रांसफर आपको मिल गया है, तो वो होता है ट्रांसफर इनकम. सिमिलरली एक होता है फैक्टर पेमेंट, अरे मैंने पेमेंट किया तो फैक्टर पेमेंट. उसी तरह जिस बंदे ने ये ट्रांसफर इनकम आपको दी है ना, उसके लिए क्या कहलाएगा, ट्रांसफर पेमेंट कहलाएगा. समझो, अब मैंने बताया था एग्जांपल, जैसे आपकी बुआ जी दिवाली पे घर आई, आपकी बुआ जी दिवाली पे घर आई और आपको 500 रुपए देके गई, तो आपको तो क्या हो गया, आपको तो इनकम हो गया, पर आपने वो अर्न नहीं करी है, आपने कुछ अपनी सर्विसेज प्रोवाइड नहीं की थी उनको लिए, तो वो आपके लिए क्या थी, ट्रांसफर इनकम. सिमिलरली उन्होंने जब ये 500 रुपए आपको दिए, तो उनका दिल जानता है कैसे दिए होंगे, तो उनके लिए क्या कहलाएगा, ट्रांसफर पेमेंट. तो सिमिलरली ऐसे ट्रांसफर पेमेंट जो गवर्नमेंट कर रही है, लाइक स्कॉलरशिप बांट रही है, सब्सिडी दे रही है आप लोग को, ठीक है, फ्री मील दे रही है कुछ, तो ऐसे ट्रांसफर पेमेंट्स जिनसे कि, क्योंकि समझो सब्सिडी देने से हमारी जीडीपी बढ़ नहीं रही है, प्रोडक्शन नहीं हो रहा है सब्सिडी देने से, ठीक है, डायरेक्ट रिलेशन नहीं है सब्सिडी का. प्लस पेंशन दे रही है लोगों को गवर्नमेंट, ओल्ड एज पेंशन दे रही है, तो ओल्ड एज पेंशन देने से क्या हमारी जीडीपी का वैल्यू बढ़ रहा है क्या, नहीं ना. ये तो जो मतलब जिनको जरूरत है पैसा उनके काम आ रहा है. पेंशन का पैसा देने से कोई प्रोडक्शन रियल इंक्रीमेंट नहीं आ रहा आपकी जीडीपी में. तो ऐसा कुछ पेमेंट है, ट्रांसफर पेमेंट है, तो उसकी वैल्यू को भी हम नेशनल इनकम में ऐड नहीं करते हैं, जीडीपी के अंदर ऐड नहीं करते हैं. आई बात समझ. तो क्या क्या चीज था बच्चों, बराबर से एक बार वापस से देख लो. एक तो क्या था कि एक्सपेंडिचर ऑन सेल एंड परचेज ऑफ सेकंड हैंड गुड्स, वो हम ऐड नहीं करेंगे. फिर दूसरा क्या था, सिमिलरली एक्सपेंडिचर ऑन ओल्ड शेयर्स एंड बॉन्ड्स, उसको भी हम ऐड नहीं करेंगे. फिर था हमारा क्या, ट्रांसफर पेमेंट कर रहा है गवर्नमेंट कोई भी किस तरीके से, अनएम्प्लॉयमेंट बेनिफिट, एज पेंशन वगैरह दे रहा है, तो वो सारा चीज भी आपका जीडीपी में ऐड होगा. तो these were the yes precautions of spending. अब हम बात करते हैं किसकी, इनकम मेथड. चलिए इनकम मेथड की बात करते हैं. इनकम मेथड में बताता हम वो सारा इनकम ले लेंगे जो हम क्या कर रहे हैं, अर्न कर रहे हैं, ठीक है. फैक्टर इनकम ले लेंगे वो सारा जो हम अर्न कर रहे हैं. प्रिकॉशंस की बात करें तो बच्चों, ट्रांसफर पेमेंट सच एज गिफ्ट, डोनेशन, स्कॉलरशिप, इनडायरेक्ट टैक्सेस शुड नॉट बी इंक्लूडेड इन द एस्टिमेशन ऑफ नेशनल इनकम. मतलब जितना भी ट्रांसफर इनकम आपको मिला है ना, स्कॉलरशिप मिली है आपको, पेंशन मिल रहा है, ओल्ड एज पेंशन मिल रहा है आपको, ठीक है, सब्सिडी मिल रहा है आपको, या गिफ्ट मिल रहा है, डोनेशन मिल रहा है आपको, तो ये सारी इनकम क्या है, फ्री में आ रही है, आपने कुछ काम नहीं किया है किसी को, ये इनकम आने की वजह से कोई गुड्स का प्रोडक्शन नहीं हो रहा है, तो इस तरह का ट्रांसफर जो इनकम रहेगा उसकी वैल्यू को आप जीडीपी में ऐड नहीं करोगे. साथ ही साथ इलीगल मनी अर्न, जैसे स्मगलिंग और गैम्बलिंग, जुआ वगैरह का लगा रहे हो, सट्टे बाजारी कर रहे हो, ठीक है, बैठे हो कहीं और वहां लगा रहे हो, सट्टा लगा रहे हो, ठीक है, और उससे पैसा कमा रहे हो, तो समझो आपकी गैम्बलिंग, आपकी स्मगलिंग की वजह से आपकी कमाई हो रही है, पर इससे हमारी प्रोडक्शन में, यानी हमारी कंट्री के प्रोडक्शन में कोई इंक्रीमेंट नहीं आ रहा है. तो गवर्नमेंट बोलती है कि अगर आपने इनकम अर्न किया है बाय इलीगल मीन्स, तो वो इनकम आप अपने पास रख लो, कोई दिक्कत नहीं, बट इस इनकम की वैल्यू को हम जीडीपी में ऐड नहीं करेंगे, क्योंकि इनकी वजह से कोई प्रोडक्शन नहीं हो रहा है गुड्स का. देन विंडफॉल गेन्स, विंडफॉल गेन्स यानी अचानक से हुआ कोई लाभ, लॉटरी खुल जाना, लॉटरी लग जाना, कोई प्राइज मनी जीत जाना, कहीं कैशबैक जीत जाना, हाँ ठीक है, तो ये जो चीजें होती हैं
ये जो विंडफॉल गेन्स है ना, अचानक से हुए जो फायदे होते हैं, इनकी वैल्यू को भी हम जीडीपी में ऐड नहीं करते हैं। क्यों? कि लॉटरी लग गई, तो भैया लॉटरी लगी तो तुम्हारी लगी, उससे कोई गुड्स का प्रोडक्शन तो नहीं हुआ ना। तुमने कौन सा कुछ गुड्स प्रोड्यूस कर, तुमने कौन सी फैक्ट्री डाल दी? अरे फैक्ट्री डालोगे तो बाद में डालोगे, वो चीज अलग होगी। बट अभी जब लॉटरी जीते, तो लॉटरी जीतने से पैसा तुमको मिला ना, इससे जीडीपी के अंदर कोई इंक्रीमेंट आया, इकोनॉमी को कोई फायदा हुआ क्या? बिल्कुल नहीं। तो इनकी वैल्यू को हम कभी भी ऐड नहीं करते बेसिकली यहाँ पे। अच्छा जी, साथ में ये भी ध्यान रख सकते हो, अगर आपको इनकम अराइज हो रही है ड्यू टू दी सेल ऑफ सेकेंड हैंड गुड्स, तो उसकी वैल्यू को भी आप क्या नहीं करोगे, ऐड नहीं करोगे। पर एक बात ध्यान रखने का, सेकेंड हैंड गुड्स बिकवाने के लिए आपको क्या मिल रहा है, कमीशन मिल रहा है। समझो मैं और तुमको लेना था सेकंड गुड्स, तो मेरे पास है, बोले सर एक सेकंड हैंड फोन दिलवा दो ना। मैंने कहा ठीक है दिलवा देंगे। मैंने कितने तक का चाहिए, बोले 6000 तक का दिलवा दो। ठीक है दिलवा देंगे। मैंने कहीं से जुगाड़ बिठाया फोन का, उसका मैंने उससे बोला कि कितने मिल जाएगा पुराना फोन, उसने कहा 5500 मिल जाएगा। तो मैंने कहा ठीक है, 500 रुपये मेरा कमीशन, तो मैं तुमको वो 6000 में फोन दिलवा दिया। वैल्यू कितनी थी, 5500, 500 रुपये मैंने अपना कमीशन चार्ज किया ना। मैंने 500 रुपये कमीशन चार्ज क्यों कर रहा हूँ अपना, क्योंकि मैंने अपनी सर्विसेज दी तुमको यार, मैंने तुम्हारे लिए फोन ढूंढा, अपना कीमती समय निकाला, है ना। तो सेकेंड हैंड गुड्स का सेल या परचेस करवाने के लिए अगर कोई बंदा कमीशन चार्ज कर रहा है, तो उस कमीशन की वैल्यू को आपको क्या करना पड़ेगा, नेशनल इनकम में ऐड करना पड़ेगा। ऑल्दो सेकेंड हैंड गुड्स की वैल्यू को ऐड नहीं करते, पर इनके ऊपर आपने कोई कमीशन अर्न किया है, तो उसकी वैल्यू को आप क्या करोगे, जीडीपी में ऐड करोगे। सिमिलरली हम क्या कर रहे थे यहाँ पे, सेकेंड हैंड जो शेयर्स थे हमारे, ओल्ड जो शेयर्स या बॉन्ड्स थे, उनकी वैल्यू को हम ऐड नहीं कर रहे थे, पर उन ओल्ड शेयर्स या बॉन्ड्स के ऊपर अगर मैं कोई ब्रोकरेज पे कर रहा हूँ, दलाली पे कर रहा हूँ, तो उस ब्रोकरेज का पैसा भी हम क्या करेंगे, ऐड करेंगे। तो ये कुछ प्रिकॉशंस आपको ध्यान में रखने चाहिए व्हाइल यूजिंग इनकम मेथड। कौन कौन से सर? सबसे पहला कि अगर आपको क्या हुआ है, ट्रांसफर इनकम हो रहा है, तो उसको ऐड नहीं करने का। इलीगल एक्टिविटी से इनकम हो रहा है, तो वो भी ऐड नहीं करने का। विंडफॉल गेन अगर हो रहा है, कोई अचानक से कोई फायदा हो गया तुम्हारा, तो वो भी ऐड नहीं करने का। पर अच्छा, इनकम अराइज हुआ है ड्यू टू द सेल ऑफ सेकंड हैंड गुड्स, तो वो भी ऐड नहीं करने का। बट अगर सेकंड हैंड गुड्स को बिकवाने के लिए आपको कमीशन मिला है, तो कमीशन ऐड करने का। क्यों? क्योंकि कमीशन जो मिला है वो किसके ऊपर मिला है, सर्विस के ऊपर, और सर्विस तो हमेशा परसेंट होती है, नहीं होती है। देन इसी तरीके से आपने क्या करा है, अगर आपको ब्रोकरेज मिल रहा है ऑन सेल और परचेज करवाने के लिए इसका शेयर्स या बॉन्ड्स का, तो उसका ब्रोकरेज की वैल्यू को भी आपको ऐड करना है। दीज वर दी सम प्रिकॉशंस बच्चों, जो हमको ध्यान रखने चाहिए व्हाइल यूजिंग दीज मेथड्स। प्रोडक्शन के अलग थे, एक्सपेंडिचर को हम एक्सपेंडिचर के पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं, और इनकम को इनकम के पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं। तो ये प्रिकॉशंस हमको ध्यान रखने चाहिए व्हाइल यूजिंग दीज मेथड्स। ठीक है, तो हमारा एक बार को अभी ये जो नेशनल इनकम वाला पोर्शन था वो यहाँ पे खत्म हुआ। अभी हम बात करेंगे किसका, रिलेटेड एग्रीगेट्स का, कि नेशनल इनकम से रिलेटेड जो एग्रीगेट्स होते हैं उनकी हम बात करेंगे। ठीक है, चलो आगे देखते हैं। अरे एक रह गया, इनकम मेथड का एक रह गया प्रिकॉशन, वो एक ये है कि receipts from the sale of financial assets such as shares, bonds should not be included in measuring national income as they are not related to generation of income in the current year of production। अरे तो वही है कि मैंने क्या करा, शेयर्स वगैरह बेचा, बॉन्ड्स वगैरह बेचा, तो मुझे कोई इनकम हो रहा है उससे, उनको बेचने से, तो वो इनकम हम ऐड नहीं करेंगे, है ना। यस, और उसके ऊपर कोई ब्रोकरेज तो वो ऐड करने का। चलिए, तो कुछ की कॉन्सेप्ट हैं नेशनल इनकम के, उसको हम डिस्कस करते हैं। अभी समझो, इसका तुमको थ्योरी याद नहीं करने का है, सिर्फ मीनिंग समझने का और आगे बढ़ने का। कैसे निकलता है मैं आपको बता चुका हूँ, कि अगर कोई भी टर्म तुमको दे दिया, तो ची से ग्रॉस से नेट पे कैसे जाने का, डोमेस्टिक से नेशनल पे कैसे जाने का, फैक्टर कॉस्ट से मार्केट प्राइस पे कैसे जाने का, बस वो चीज़ें ध्यान रखना, वो तुमको हो जाएगा। बट इनका एक बार को मीनिंग हम जल्दी जल्दी समझ लेते हैं। जीडीपी सबसे पहले आता है क्या, जीडीपी। तो जीडीपी का मतलब क्या होता है बच्चों, मैंने बताया था, इट इज द मार्केट वैल्यू ऑफ, इट इज द वैल्यू, अभी एमपी नहीं दिया ना इसने, मार्केट वैल्यू नहीं बोलेंगे, इट इज द वैल्यू ऑफ ऑल फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस विद इन द डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ अ कंट्री। ठीक है, यस, वो होता है जीडीपी, करके देख लेना, कोई मिलेगा। जीडीपी को मेजर करने के तीन मेथड्स, प्रोडक्शन मेथड, इनकम मेथड और एक्सपेंडिचर मेथड। अभी आप बोलोगे सर इनकम मेथड से तो एनडीपी निकलता है, तो बेटा एनडीपी निकलता है ना, तो नेट में प्लस कर दोगे डेप्रिसिएशन, तो क्या जाएगा, ग्रॉस आ जाएगा ना, है तो रिलेटेड कॉन्सेप्ट थी ना। ठीक है, देन
प्रोडक्शन मेथड में आपको याद ही है कैसे निकाल रहे थे, हाँ, वैल्यू एडिशन निकाल रहे थे हर एक सेक्टर का। इनकम मेथड में एनडीपी कैसे निकाल रहे थे हम, वही देखा देखो बच्चों, कॉम्पनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज प्लस रेंट प्लस इंटरेस्ट प्लस प्रॉफिट प्लस साथ में मिक्स इनकम भी आएगा, वो दे नहीं रखा बट वो भी आएगा। अगर क्या है ना, मिक्स इनकम हमेशा मिलता है, मतलब मिक्स इनकम ऐसा बहुत रेयर सा है ना, जनरली अराइज नहीं होता है, इसलिए हम उसको इग्नोर ही मारते हैं। बट अगर इन केस क्वेश्चन में दे रखा तो उसको भी हम क्या करेंगे, ऐड करेंगे। एक्सपेंडिचर मेथड से हम सी प्लस आई प्लस जी प्लस एक्स माइनस एम कर रहे थे, उससे निकल रहा था, ठीक है। फिर आता है जीडीपी एट फैक्टर कॉस्ट। अब जीडीपी एट फैक्टर कॉस्ट का मतलब क्या बेटा, इट इज दी फैक्टर कॉस्ट, है ना, it is the cost of production, it is the cost of production of all final goods and services that is produced within the domestic territory। डोमेस्टिक टेरिटरी में रह के आपने जितने ये फाइनल गुड्स प्रोड्यूस किया ना, उनका जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बैठा ना, उनका सम क्या कहलाएगा, आपका जीडीपी एफसी कहलाएगा, ठीक है। एमपी से एफसी माइनस कर देना एनआईटी, ठीक। ये भी कैसे निकलेगा, वही सेम चीज चलेगा, कॉम्पनसेशन। अगर इनकम मेथड से बात करें तो आपका वही कॉम्पनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज, ऑपरेटिंग सरप्लस, मिक्स इनकम वगैरह आएगा, ठीक है। बार बार वही, अभी समझो बार बार वही चीजें रिपीट होगा। टर्म से सारी किससे रिलेट करती हैं, जीडीपी से रिलेट करती हैं। तो बस हम इसलिए मैं बता रहा हूँ, इसे एक मीनिंग समझ लेने का इनका, ठीक है, और कन्वर्जन समझ लेने का बस। देन मैं बता आपको जीडीपी एफसी कैसे निकलेगा। जीडीपी एमपी हमारे पास निकलता है नॉर्मल मेथड यूज करके, उसमें से आप एनआईटी माइनस कर दोगे तो आपके पास क्या जाएगा, जीडीपी एफसी आ जाएगा। एनआईटी के सिर्फ मैंने बताया ना कैसे होता है, इनडायरेक्ट टैक्स को हम क्या करते हैं बच्चों, माइनस करते हैं, सब्सिडी को, ऐसे नहीं था वो, माइनस एनआईटी था ना, तो एनआईटी कैसे निकाल रहे थे, आईटी माइनस सब्सिडी, ब्रैकेट खोलोगे ना तो माइनस प्लस माइनस हो जाएगा और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, इसलिए इसने ऐसा लिखा है कि माइनस इनडायरेक्ट टैक्स प्लस सब्सिडी। बाकी हम क्या करते हैं, माइनस एनआईटी करते हैं, और एनआईटी कैसे निकलता है, इनडायरेक्ट टैक्स माइनस सब्सिडी करके, ठीक है। लिख के देखोगे ना फॉर्मूले को तो पता चलेगा। चलो बता ही देते क्यों मेहनत कर रहे हो यार। क्या होता है बच्चों, माइनस एनआईटी होता है ना। एनआईटी का फॉर्मूला क्या होता है बच्चों, आईटी माइनस सब्सिडी। अभी मैं ब्रैकेट खोल दूंगा तो क्या हो जाएगा, माइनस आईटी और प्लस सब्सिडी, तो वही चीज उसमें, ठीक है, कंफ्यूज मत होना। फिर एनडीपी, नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट, नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट बच्चों जीडीपी की तरह होता है, बस इसमें ऐसा है कि हम डेप्रिसिएशन को क्या कर देते हैं, सबट्रैक्ट कर देते हैं, लेस कर देते हैं। यहाँ पे हम रियल वैल्यू ले रहे हैं, ठीक है, यानी कि जितना वैल्यू तुम्हारा ऑब्सोल्यूट हो चुका है, बर्न आउट हो चुका है, उसको हम लेस कर देते हैं। फिर आता है नॉमिनल एंड रियल जीडीपी। यस, ये चीज समझने का बच्चों, नॉमिनल जीडीपी एंड रियल जीडीपी, ठीक है। तो सुनना अच्छे से, नॉमिनल जीडीपी बच्चों, नॉमिनल जीडीपी जनरली इसको हम बोलते हैं जीडीपी एट करंट प्राइस। क्या बोलते हैं, मार्क माय वर्ड्स, जीडीपी एट करंट प्राइस। वहीं जो रियल जीडीपी होता है, रियल जीडीपी को बोलते हैं हम जीडीपी एट बेस प्राइस, ठीक है। रियल जीडीपी को हम क्या बोलते हैं, जीडीपी एट बेस प्राइस। अभी करंट प्राइस में तो क्या है ना बच्चों, प्राइस तो क्या है, चेंज होता रहता है, आज कुछ है तो कल कुछ होगा, परसों कुछ होगा, कभी कुछ और होगा। तो करंट प्राइस क्या होता है बच्चों, रेगुलरली चेंज होता रहता है। तो नॉमिनल जीडीपी को इसलिए हम क्या बोलते हैं, जीडीपी एट करंट प्राइस। क्यों, क्योंकि वहां पे हम क्या करते हैं, जो हमारा गुड्स का वैल्यू रहता है, जैसे मान लो मैंने 100 यूनिट्स का प्रोडक्शन किया, तो 100 यूनिट्स का जो प्रोडक्शन किया है, तो मैं यहाँ पे जीडीपी का वैल्यू जो निकालूंगा ना नॉमिनल जीडीपी में, उसको आज का जो मार्केट प्राइस चल रहा होगा ना, उससे मल्टीप्लाई करके निकालूंगा। 100 यूनिट्स प्रोड्यूस किया, आज मार्केट में भाव चल रहा है 200 रुपया, तो मेरी जीडीपी का वैल्यू कितना हो जाएगा, 100 इंटू 200 यानी 20,000, ठीक है। बट जीडीपी एट बेस प्राइस, यानी जिसको हम बोलेंगे रियल जीडीपी, रियल जीडीपी में क्या होता है, 100 यूनिट्स प्रोड्यूस करा, तो आज जो मार्केट प्राइस है ना, हम उसको नहीं देखते, इसमें एक बेस ईयर हम ले लेते हैं। बेस ईयर बच्चों उस ईयर का लिया जाता है जिस समय हमारी इकोनॉमी सबसे आइडियल कंडीशन में होती है। तो मान लो वो बेस ईयर का जो प्राइस दे रहेगा वो दे रहेगा 100, तो यहाँ पे मैं जब जीडीपी का वैल्यू निकालूंगा, जीडीपी रियल जीडीपी का, तो कितना आएगा, 100 इंटू 100 यानी 10,000। अभी यहाँ पे आपको दिख रहा है कि हमारी जीडीपी का वैल्यू क्या आया, कम आया। तो बेटा यही बात है, अभी समझो रियल जीडीपी में क्या हो सकता है, जीडीपी में इंक्रीमेंट तभी आएगा जब
क्वांटिटी बढ़ेगा, क्योंकि यहाँ पे प्राइस तो क्या रहने वाला है, कांस्टेंट रहने वाला है, क्योंकि बेस ईयर का प्राइस होगा, बेस ईयर का प्राइस हमेशा 100 ही रहना है, वो कभी चेंज नहीं होगा, है ना। अरे बेस ईयर का प्राइस हमेशा 100 रहना मतलब जो प्राइस रहेगा वही रहेगा, वो चेंज नहीं होगा। मैंने 100 लिया था इसलिए मैंने 100 बोला। बेस ईयर का प्राइस हमेशा क्या रहेगा, सेम रहेगा, उसमें कोई चेंज नहीं आएगा। तो जीडीपी की वैल्यू में चेंज कब आएगा, जीडीपी की वैल्यू में चेंज तभी आएगा जब आपकी क्वांटिटी जो आपने प्रोड्यूस की उसमें क्या आया हो, इंक्रीमेंट आया हो, ठीक है। यानी कि अभी 100 इंटू 100 था तो 10,000 आया, अभी क्वांटिटी प्रोड्यूस बढ़ गया, वो हो गया 200 यूनिट्स, तो 200 इंटू 100 कितना रहेगा, 20,000। तो जीडीपी में जो रियल इंक्रीमेंट जो शो हो रहा है ना, वो यहाँ पे शो हो रहा है, ठीक है। बट नॉमिनल जीडीपी में कैसा होगा, आज यूनिट्स प्रोड्यूस किया था 100, प्राइस कितना था 200, तो 20 आ गया। कल भी क्या कर रहा हूँ, 100 यूनिट्स प्रोड्यूस कर रहा हूँ, पर कल प्राइस हो गया किसका, कितना, 300। तो फिर कल के दिन यानी जब मैं नॉमिनल जीडीपी यूज कर रहा हूँ करंट प्राइस वाले पे, तो वहां पे मेरा जीडीपी का वैल्यू कितना हो जाएगा, 30,000 हो जाएगा। भाई बताओ, क्या सही में गुड्स एंड सर्विस का प्रोडक्शन बढ़ा था क्या, नहीं, पहले भी 100 था अभी भी 100 है। बट यहाँ पे क्या हो गया, हम लोग गुमराह हो गए, है ना। यानी कि जीडीपी में तो अगर हम देखें जीडीपी की यानी गुड्स एंड सर्विस की जो वैल्यू थी, जो क्वांटिटी थी, उसमें कोई इंक्रीमेंट नहीं आया था, बट सिर्फ वैल्यू की वजह से क्या गया, जीडीपी इंक्रीज होती। तो इसलिए बच्चों हम क्या करते हैं, जीडीपी को कैलकुलेट करने के लिए हम यूज में लेते हैं क्या, रियल जीडीपी, ना कि नॉमिनल जीडीपी, बिकॉज रियल जीडीपी रिफ्लेक्ट्स द ट्रू वैल्यू ऑफ फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड इन द इकोनॉमी। कि वहां पे प्राइस कांस्टेंट रहता है और जो वैल्यू में यानी जीडीपी में जितना भी एडिशन आता है ना, वो किसकी वजह से आता है, ड्यू टू दी प्रोडक्शन। तो ये होता है आपका नॉमिनल जीडीपी और जाता है आपका रियल जीडीपी, ठीक है। देखो बच्चों, नॉमिनल जीडीपी की बात करें तो nominal GDP is the market value of goods and services produced in a year and measured in terms of rupees at current price, ठीक है। वही आपका रियल जीडीपी की बात करें तो वहाँ पे जीडीपी निकलता है ऑन द बेसिस ऑफ बेस ईयर प्राइस। एक तरीके से रियल जीडीपी आपको ट्रू वैल्यू रिफ्लेक्ट करता है, वहीं आपको नॉमिनल जीडीपी क्या करता है, ट्रू वैल्यू रिफ्लेक्ट नहीं करता है इसकी जीडीपी, ठीक है। एक यहाँ पे हमारे पास फॉर्मूला रहता है बच्चों, मान लीजिए आपको क्या दे रखा है, ये फॉर्मूला याद कर लेने का बस। आपको दे रखा है जीडीपी एट करंट ईयर प्राइस, यानी आपको दे रखा है नॉमिनल जीडीपी दे रखा है, ठीक है। क्या दे रखा है आपको, नॉमिनल जीडीपी दे रखा है, और नॉमिनल जीडीपी से आपको क्या करना है, रियल जीडीपी निकालने का है। तो क्या करोगे, तो बेटा कुछ नहीं करना उसके लिए, आप अगर आपको निकालने का है रियल जीडीपी और आपको क्या गिवन है, नॉमिनल जीडीपी गिवन है, तो क्या करोगे, उसको सबसे पहले डिवाइड कर दोगे करंट ईयर के प्राइस से, ताकि आपके पास क्या जाए, गुड्स प्रोड्यूस का वैल्यू आ जाए, और उसको मल्टीप्लाई कर दोगे किससे, बेस ईयर के प्राइस से। तो आपके पास क्या जाएगा, आपके पास रियल जीडीपी आ जाएगा, ठीक है। कॉपी कर लेने का फॉर्मूला। अच्छा, नॉमिनल जीडीपी निकालना है, रियल जीडीपी दे रखा है, तो रेसिप्रोकल कर लेने का, जो डिवाइड हो रहा है वो मल्टीप्लाई में चला जाएगा और जो मल्टीप्लाई हो रहा है वो डिवाइड में चला जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट आता है आपका जीडीपी डिफ्लेटर। अभी जीडीपी डिफ्लेटर क्या होता है बच्चों, ये एक तरह का इंडेक्स होता है, ठीक है। इंडेक्स यानी इंडिकेटर होता है जो बताता है कि प्राइस जो लेवल है कमोडिटीज का उसमें कितना चेंज आ रहा है। जीडीपी डिफ्लेटर बच्चों एक तरह का इंडेक्स होता है जो ये आपको बताता है कि प्राइस लेवल ऑफ द कमोडिटी है उसमें कितना चेंज आ रहा है। और इसका जो फॉर्मूला रहता है वो रहता है आपका दैट नॉमिनल जीडीपी अपॉन रियल जीडीपी इनटू 100, ठीक है। यहाँ पे हम क्या कर लेते हैं, परसेंटेज कैलकुलेट कर लेते हैं, वेट।
यहाँ पे हम क्या करते हैं, नॉमिनल जीडीपी को डिवाइड करते हैं किससे, रियल जीडीपी से, मल्टीप्लाई करते हैं 100 से, तुम्हारे पास क्या आता है, जीडीपी डिफ्लेटर। जीडीपी डिफ्लेटर क्या करता है बच्चों, एक तरीके से आपको बता रहा है कि प्राइस लेवल में कितना चेंज आ रहा है। इट इज एन इंडेक्स ऑफ चेंज इन प्राइस लेवल, व्हाट, जीडीपी डिफ्लेटर। नॉमिनल जीडीपी डिवाइड बाय रियल जीडीपी इनटू 100, ठीक। ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट बच्चों ये वही चलेगा आपका, मार्केट वैल्यू और फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज, बट यहाँ पे ध्यान रखने का नेशनल प्रोडक्ट है यहाँ पे, तो यहाँ पे आप सिर्फ वही गुड्स नहीं लोगे जो आपने डोमेस्टिकली प्रोड्यूस करे, नेशनल आ गया, यहाँ पे वो गुड्स भी आपका ऐड होगा जो कहाँ से आ रहा है, जो बाहर से आ रहा है, ठीक है। सेम चलेगा बात, उसमें कुछ रखा नहीं है। देन अप्रोचेस तो वही, इनकम मेथड से इसको अलग से निकाल सकते हो, प्रोडक्शन मेथड से निकाल सकते हो, एक्सपेंस से, वो पूरा सिमिलर है, उसमें कुछ अलग नहीं है, ठीक है। वो पूरा मेथड चलेगा। तो मैं जीडीपीएमपी निकाल लिया है, जीडीपीएमपी से आप फिर जो चाहे वो निकालो, ठीक है। डायरेक्टली अभी हम आते हैं फैक्टर कॉस्ट वगैरह वो सब चलेगा, क्योंकि अभी समझो जीएनपी मार्केट प्राइस पे निकाला, जीएनपी एमपी से आपको क्या निकालना है, जीएनपी एफसी निकालना है, मार्केट प्राइस से किस पे जाना है, फैक्टर कॉस्ट पे आने का है, तो मार्केट प्राइस से फैक्टर कॉस्ट बच्चों याद करो, मार्केट प्राइस से फैक्टर कॉस्ट, तो क्या करोगे, माइनस एनआईटी, ठीक है। नेट नेशनल प्रोडक्ट एनएनपी, तो नेट नेशनल प्रोडक्ट बच्चों जीएनपी दे रखा, तो नेट नेशनल जीएनपी यानी ग्रॉस से नेट पे आना है, तो माइनस डेप्रिसिएशन, ठीक है। तो बाबा वही चलेगा, तो इसलिए मैंने आपको ऑलरेडी एक बार वो पूरा टेबल बता दिया था, पूरा प्रोसीजर बता दिया था कि ग्रॉस से नेट पे कैसे जाने का, डोमेस्टिक से नेशनल कैसे आने का, और फैक्टर कॉस्ट से मार्केट प्राइस पे कैसे आने का, ताकि आपको जो भी समझो, ये तो एक के बाद एक के बाद एक दे रखा है, एग्जाम में कोई भी आपको एग्रीगेट दे दिया और उसको कन्वर्ट करने को बोल रहा है किसी और में, तो आप वो प्रोसीजर फॉलो करके कर सकते हो, उनको आसानी से कन्वर्ट, ठीक है। डोमेस्टिक इनकम एनडीपीएफ याद है, बताया था मैंने, क्या, सम एग्रीगेट ऑफ फैक्टर इनकम अर्न्ड विद इन दी डोमेस्टिक टेरिटरी। हाँ, ये प्राइवेट इनकम बच्चों, अभी ये समझने का, ये आप लोगों ने 12th में नहीं पढ़ा है, क्योंकि जो सीबीएसई बोर्ड वाले बच्चे हैं तो आप लोगों के सिलेबस से हट गया था, करीब 2-3 साल पहले तक ये था हमारे सिलेबस में, फिर उसका ये हट गया था, अभी सिर्फ जो हमारा आरबीएसई बोर्ड रहता है उसमें रहता है ये टॉपिक, ठीक है ना। तो प्राइवेट इनकम समझते हैं बच्चों, ये थोड़ा अच्छा कंसेप्ट है, ध्यान देने का, ठीक है। प्राइवेट इनकम का मतलब यहाँ पे क्या रहेगा कि हमारी जो इकोनॉमी रहती है, यहाँ पे दो सेक्टर हैं, पब्लिक सेक्टर और प्राइवेट सेक्टर, क्योंकि हमारी जो इकोनॉमी वो कौन सी इकोनॉमी बच्चों, मिक्स इकोनॉमी है। तो हमारी जो इकोनॉमी में जो नेशनल इनकम निकलता है, या हम बोलें जो जीडीपी निकलता है, नेशनल इनकम लेके चलते हैं ना, जो नेशनल इनकम निकलता है, वो नेशनल इनकम में दोनों ही सेक्टर का कंट्रीब्यूशन होता है, प्राइवेट सेक्टर का भी और पब्लिक सेक्टर का भी। तो प्राइवेट इनकम क्या करता है, ये केवल प्राइवेट जो सेक्टर है उसकी इनकम को इंडिकेट करता है। तो इसको निकालने के लिए हम क्या करते हैं, जो हमारा नेशनल इनकम रहता है ना, उसमें से हम गवर्नमेंट सेक्टर की जितनी भी इनकम्स हैं, पब्लिक सेक्टर की जितनी भी इनकम्स हैं, उनको क्या कर देते हैं, हम डिडक्ट कर देते हैं, और प्राइवेट सेक्टर की जितनी भी इनकम है, चाहे वो ट्रांसफर इनकम भी क्यों ना हो, चाहे वो ट्रांसफर इनकम भी क्यों ना हो, उसको हम क्या कर लेते हैं, ऐड कर लेते हैं, तो हमारे पास क्या आता है, प्राइवेट इनकम आ जाता है। तब जो यहाँ पे नेशनल इनकम नहीं निकाल रहे हो, नेशनल इनकम निकाल रहे थे तब तक ट्रांसफर इनकम को आप नहीं ले रहे थे, अभी बात कर रहे हो प्राइवेट इनकम, एक प्राइवेट सेक्टर की इनकम का, तो प्राइवेट सेक्टर को जहां जहां से भी इनकम हो रहा है, जहां जहां से भी, वो सारा आप इसमें ले लोगे, और गवर्नमेंट सेक्टर का जो भी इनकम रहेगा उसको नेशनल इनकम में से माइनस कर दोगे, तो आपके पास क्या रहेगा, प्राइवेट इनकम आ जाएगा। प्राइवेट इनकम माने प्राइवेट सेक्टर की इनकम किसी भी सोर्स से है, ठीक है। देखने का, प्राइवेट इनकम इज इनकम ऑब्टेन्ड बाय प्राइवेट इंडिविजुअल्स फ्रॉम एनी सोर्स, फ्रॉम एनी, अरे कहीं से भी पैसा आने दो, कहीं से भी, अरे विदेश से आ रहा है पैसा, आने दो, तुमको क्या दिक्कत। प्राइवेट सेक्टर की इनकम, प्राइवेट इंडिविजुअल की इनकम जो भी रहेगी वो सारी की सारी इसमें, कहीं से ही पैसा, ट्रांसफर इनकम आ रही है सर, फैक्टर इनकम नहीं है, अरे ट्रांसफर इनकम भी आने दो, कोई दिक्कत नहीं, इनकम तो है ना, बस। फॉर्मूले की बात करेंगे, ये सीधा फॉर्मूला ही इंपॉर्टेंट रहेगा बच्चों, देखने का फॉर्मूला, प्राइवेट इनकम इज इक्वल्स टू नेशनल इनकम, नेशनल इनकम में से निकलेगा, प्लस ट्रांसफर पेमेंट्स, भी क्या है ना, याद करो, नेशनल इनकम में हम ट्रांसफर पेमेंट यानी ट्रांसफर इनकम को ऐड नहीं कर रहे थे,
और प्राइवेट इनकम के अंदर हमको क्या देखने का, अरे जहां से भी इनकम आ रहा है उसको ऐड करने का ना, तो हम क्या कर लेंगे इसमें ट्रांसफर इनकम यानी ट्रांसफर पेमेंट को ऐड कर लेंगे, प्लस इंटरेस्ट ऑन पब्लिक डेब्ट। ठीक है, अभी हमको इंटरेस्ट मिल रहा है डेब्ट के ऊपर, तो ऐड होगा इसमें, माइनस सोशल सिक्योरिटी, माइनस करेंगे क्या, सोशल सिक्योरिटी। सोशल सिक्योरिटी मतलब, अरे याद करो तुम क्या कर रहे थे, कंट्रीब्यूशन दे रहे थे ना सोशल सिक्योरिटी स्कीम में, तो वो वहां पे तुमने एनडीपीएफसी में ऐड कर लिया था ना, कर लिया था ना, तो अभी दोबारा नहीं ऐड करना, डबल काउंटिंग नहीं करने का, तो सोशल सिक्योरिटी वाली चीज को माइनस कर देने का। और एक और चीज माइनस होगा क्या, प्रॉफिट्स एंड सरप्लस ऑफ पब्लिक अंडरटेकिंग, यानी पब्लिक सेक्टर्स का जितना भी इनकम रहेगा, जितना भी प्रॉफिट रहेगा, जितना भी इनकम रहेगा, कुल मिला के ना समझ लो, वो क्या कर लेने का, माइनस कर लेने का। तो देखो थोड़ा समझो इस चीज को, इसको समझ के चलते हैं। नेशनल इनकम निकला, उसमें ट्रांसफर इनकम नहीं था, पर प्राइवेट इनकम में हमको हर तरह की इनकम लेना है, तो उसमें हम क्या कर लेंगे, ट्रांसफर इनकम ऐड कर लेंगे, प्लस इंटरेस्ट ऑन पब्लिक डेब्ट्स। पब्लिक डेब्ट्स को हम नेशनल इनकम नहीं लेते बेटा, है ना, तो पब्लिक डेब्ट्स के ऊपर जो भी इंटरेस्ट ऐड हो रहा है, अर्न हो रहा है, तो वो किसका इनकम है, प्राइवेट सेक्टर का इनकम है, तो वो ऐड कर लेने का। साथ ही साथ सोशल सिक्योरिटी को पहले आप क्या कर चुके हो, ऐड कर चुके हो, तो उसको माइनस करने का यहाँ पे। और क्या है ना, कौन से सेक्टर की इनकम निकल रही है, प्राइवेट सेक्टर की, तो क्या करने का, एनएनपीएफसी में मैंने बताया दोनों सेक्टर होते हैं, तो पब्लिक सेक्टर की जितनी भी इनकम रहेगी, प्रॉफिट्स रहेंगे, उसको लेस कर देने का, तो आपके पास क्या आ जाएगा बच्चों, प्राइवेट इनकम आ जाएगा। तो कुल मिला के ऐसा ध्यान रख लो, दो चीजें ऐड करने का, दो चीजें माइनस करने का, नेशनल इनकम में से, एनएनपीएफसी में से क्या निकालने के लिए, प्राइवेट इनकम निकालने के लिए। क्या क्या प्लस करना है, पहले प्लस करना टीपी, प्लस करना ट्रांसफर पेमेंट, प्लस करना एक और इंटरेस्ट ऑन पब्लिक डेब्ट, माइनस से करने का सोशल सिक्योरिटी और प्रॉफिट इसका, पब्लिक सेक्टर का। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इसके बाद बच्चों पर्सनल इनकम, अभी निकला प्राइवेट इनकम। प्राइवेट इनकम मतलब प्राइवेट सेक्टर का इनकम। अब उस प्राइवेट सेक्टर की इनकम में अगर हम क्या बात कर रहे हैं, किसी एक इंडिविजुअल की बात कर रहे हैं, ठीक है, प्राइवेट सेक्टर में हम किसकी बात कर रहे हैं, किसी एक इंडिविजुअल कंपनी की बात कर रहे हैं, इंडिविजुअल फर्म की बात कर रहे हैं, तो उसका इनकम निकालने का, तो उसको हम क्या बोलेंगे, पर्सनल इनकम बोलेंगे। ठीक है, तो पर्सनल इनकम का देखने का बच्चों, इट इज द इनकम रिसीव्ड, टोटल इनकम रिसीव्ड बाय द इंडिविजुअल, ठीक है, ऑफ अ कंट्री फ्रॉम ऑल सोर्सेज। यहाँ भी क्या, फ्रॉम ऑल सोर्सेज, अरे जहां से भी अर्न हो रहा है वो लेने का, पर इंडिविजुअल की इनकम लेने का। ठीक है, बिफोर पेमेंट ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस इन 1 ईयर, पर्सनल इनकम इज नेवर इक्वल टू द नेशनल इनकम, बिकॉज वहां पे नेशनल इनकम में हमारे पास क्या नहीं होता बच्चों, ट्रांसफर पेमेंट्स ऐड नहीं होते हैं, इसलिए हम ये हमारा पर्सनल इनकम नेशनल इनकम के इक्वल नहीं होता है। ठीक है, पर एक बात ध्यान रखने का, पर्सनल इनकम में वो सारा इनकम हर तरह से आपको जो भी इनकम का सोर्स है वो ऐड होगा, पर इसमें टैक्स का पेमेंट अभी नहीं आएगा। ये टैक्स से पहले पे करने वाली इनकम कहलाती है आपकी कौन सी, पर्सनल इनकम। ठीक है, समझ में आ रही बात, यस। फॉर्मूले की बात करूं तो सीधे से समझाता हूं मैं आपको। अभी हमने क्या निकाला था, प्राइवेट इनकम निकाला था ना, तो चाहो तो नेशनल इनकम से भी डायरेक्ट क्या निकाल सकते हो, पर्सनल इनकम निकाल सकते हो, और नहीं तो क्या करो, पहले आपने नेशनल इनकम तो निकाला ही, उसके बाद क्या निकाला, प्राइवेट इनकम निकाला, तो प्राइवेट इनकम निकालने के बाद क्या कर सकते हो, पर्सनल इनकम निकाल सकते हो, तो वो ज़्यादा आसान रहता है। कैसे कि पर्सनल इनकम प्राइवेट इनकम निकालने के लिए आपने क्या किया था, ट्रांसफर पेमेंट को ऐड किया था, सोशल सिक्योरिटी को माइनस किया था, इंटरेस्ट को ऐड किया था, और प्रॉफिट ऑफ पब्लिक अंडरटेकिंग माइनस किया था। तो देखो फॉर्मूले में भी यहाँ पे वही लिखा है कि नेशनल इनकम अगर दिया है तो ये मत देखो, सीपीटी मत देखो, सबसे पहले सोशल सिक्योरिटी को माइनस किया था, ट्रांसफर पेमेंट को ऐड किया था, इंटरेस्ट को ऐड किया था ना, यस, और जो आपके प्रॉफिट्स थे पब्लिक सेक्टर के उसको माइनस किया था। अभी पर पर्सनल इनकम निकालने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, इसमें हमको एक चीज अलग से करनी पड़ेगी, दैट इज हमको जो हमारे अनडिस्ट्रीब्यूटेड कॉर्पोरेट प्रॉफिट है, यानी कि जो रिटेन अर्निंग्स है, अनडिस्ट्रीब्यूटेड कॉर्पोरेट ऑफ प्रॉफिट, प्रॉफिट का क्या करते हैं, डिविडेंड के तौर पे बांटते हैं, या टैक्स पे कर देते हैं, या क्या करते हैं, एक और चीज क्या करते हैं, रिटेन अर्निंग्स रख लेते हैं, है ना, हम डिस्ट्रीब्यूट नहीं करते। तो एक तो प्रॉफिट टैक्सेस माइनस करने का, प्रॉफिट टैक्सेस माइनस करने का, और क्या माइनस करने का, अनडिस्ट्रीब्यूटेड कॉर्पोरेट प्रॉफिट माइनस करने का, तो आपके पास क्या निकल के आएगा, आपका पर्सनल इनकम निकल के आ जाएगा। ठीक है,
यानी कुल मिला के समझ लो, प्राइवेट इनकम निकाला ना, तो प्राइवेट इनकम में से दो चीजें माइनस करनी है आपको, ठीक है, प्राइवेट इनकम में से दो चीजें माइनस करनी है, क्योंकि ये दो चीजें आपके पास नहीं रहेंगी। अरे प्राइवेट का इनकम निकाला, पर्सनल का इनकम निकाल रहे हो, तो प्राइवेट के इनकम में से ही जो इनकम बचेगी वो पर्सनल के पास आएगी। तो प्राइवेट इनकम में से एक तो टैक्स माइनस करो। कौन सा टैक्स? इनकम टैक्स नहीं है, प्रॉफिट के ऊपर टैक्स जो लगता है ना, कॉर्पोरेट प्रॉफिट टैक्स, वो है। तो प्रॉफिट के ऊपर कोई टैक्स लग रहा है तो माइनस करने का, क्योंकि ये पैसा आपके पास तो रहेगा ही नहीं। तो प्राइवेट इनकम में से कॉर्पोरेट प्रॉफिट टैक्स को माइनस कर दो। फिर ऐसा प्रॉफिट का पार्ट जो आप क्या कर रहे हो, डिस्ट्रीब्यूट नहीं करना चाह रहे हो, यानी कि रिजर्व बना के रखना चाह रहे हो रिटेन अर्निंग्स के तौर पे, यानी कि अनडिस्ट्रीब्यूटेड कॉर्पोरेट प्रॉफिट, उसको माइनस कर दो। तो फिर जो पैसा बचेगा प्रॉफिट का, यानी प्राइवेट इनकम का जो पैसा बचेगा, दैट विल बी टर्म टैक्स पर्सनल इनकम। ऐसे ध्यान रखने का, ठीक है। पूरा नहीं, मतलब नेशनल इनकम से मत निकालो, नेशनल इनकम से पहले प्राइवेट इनकम निकालने का, प्राइवेट इनकम से फिर क्या निकालने का, पर्सनल इनकम निकालने का, तो ज़्यादा आसान रहेगा, ठीक है। प्राइवेट इनकम निकाल लिया, प्राइवेट इनकम में क्या करना बच्चों, वापस ध्यान रख लो, एक तो प्रॉफिट टैक्स माइनस करना और एक अनडिस्ट्रीब्यूटेड कॉर्पोरेट प्रॉफिट माइनस करना। तो आपके पास जो वैल्यू आएगी वो क्या आएगी, दैट विल बी योर पर्सनल इनकम, ठीक है। फिर आता है डिस्पोजेबल इनकम। डिस्पोजेबल इनकम को हम पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम भी बोलते हैं, क्योंकि डिस्पोजेबल इनकम निकलती है आपकी पर्सनल इनकम से। तो समझो, अभी आपने खुद की इंडिविजुअल की इनकम निकाल ली थी, अब इंडिविजुअल की इनकम में से आप क्या माइनस करोगे, इनकम टैक्स माइनस करोगे, प्लस कुछ ऐसे मिसलेनियस खर्चे रहते हैं जो हमें करने पड़ते हैं। तो पर्सनल इनकम में से एक बार आप क्या कर दोगे, डायरेक्ट टैक्स का पेमेंट कर दोगे, यानी इनकम टैक्स का पेमेंट कर दोगे, और साथ ही साथ साथ कुछ मिसलेनियस एक्सपेंडिचर्स हैं, कुछ फीस, कुछ फाइन्स हैं, वो माइनस कर दोगे। तो रिमेनिंग जो इनकम बचेगा, दैट विल बी योर पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम। पर्सनल इनकम मतलब अरे इतना पैसा मैं कमाया, पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम मतलब अरे इतना पैसा मेरे पास अब बचा है खर्चा करने के लिए। पर्सनल इनकम मतलब ग्रॉस इनकम, ये इतना पैसा मैं कमाया। पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम मतलब अरे ये वो इनकम है जो मेरे पास अब बची है, क्या करने के लिए, खर्चा करने के लिए, आफ्टर द पेमेंट ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस यानी इनकम टैक्स एंड पेमेंट ऑफ सम मिसलेनियस एक्सपेंसेस। आई बात समझ में? प्राइवेट इनकम बोलूँ तो प्राइवेट सेक्टर का इनकम, पर्सनल इनकम बोलूँ तो एक इंडिविजुअल का इनकम, पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम बोलूँ तो ये वो पैसा है जो मेरे पास खर्च करने के लिए अवेलेबल रहेगा। समझ में आ रही मेरी बात? तो देख लीजिए, वही बोल रहा है कि फॉर्मूला देखें तो डिस्पोजेबल इनकम इक्वल्स टू पर्सनल इनकम माइनस डायरेक्ट टैक्सेस, और अगर कुछ मिसलेनियस एक्सपेंडिचर हो तो वही माइनस कर सकते हो, ठीक है। सो रियल इनकम ऑलरेडी मैं आपको रियल इनकम, यस, रियल इनकम अलग नहीं है बच्चों, रियल जीडीपी की बात किया था ना, वैसे ही रियल इनकम है, ठीक है। वो करंट इनकम के उससे निकालोगे, सेम चलेगा आपका फॉर्मूला कि वही करंट ईयर का इनकम दे रखा होगा, उसको डिवाइड करने का किससे, करंट ईयर के प्राइस से, इनटू करने का किससे, बेस ईयर के इससे, तो आ जाएगा। ये सेम ही है, अलग से नहीं। हाँ, इसकी बात करते हैं, पर कैपिटा इनकम। पर कैपिटा इनकम मतलब क्या होता है बच्चों, कि हम जब क्या करते हैं, हमारी कंट्री की नेशनल इनकम निकालते हैं ना, एनएनपीएफसी, तो उसको जब हम क्या करते हैं, हमारी कंट्री की पूरी पॉपुलेशन से डिवाइड कर देते हैं, तो हमको पता चलता है पर कैपिटा इनकम, यानी एक इंडिविजुअल, हमारी कंट्री में जो एक इंडिविजुअल है वो कितना पैसा अर्न कर रहा है किसी साल में, ठीक है। तो उसको हम बोलते हैं पर कैपिटा इनकम, कि एक इंडिविजुअल बंदा एक साल में कितना पैसा अर्न करता है, उसको हम बोलते हैं पर कैपिटा इनकम। कैसे निकलता है ये, कि जो आपकी नेशनल इनकम रहेगी किसी साल की, उसको क्या कर दो, उस साल की टोटल पॉपुलेशन से डिवाइड कर दो, तो आपके पास क्या रहेगा, पर कैपिटा इनकम, यानी हर एक इंडिविजुअल का इनकम आ जाएगा, ठीक है। तो दैट्स ऑल। तो ये कुछ हमारा कंसेप्ट था जो हमने खत्म किया, ठीक है। इसी के साथ आपका नेशनल इनकम यहाँ पे पूरा हुआ बच्चों। कुछ 5 यहाँ पे एमसीक्यूज दे रखे हैं, तो हमने जितना पढ़ा एक बार सेल्फ असेसमेंट के बेसिस के ऊपर, सेल्फ असेसमेंट की तरह उसको लेकर एक बार आप उसको खुद ट्राई करना, देखो तुमको आते हैं क्या। आई होप, आई बिलीव कि तुमको आ जाएंगे, ऐसा कुछ परेशानी नहीं होगा, ठीक है। एक बार ये जो हमने लास्ट के 3 जो करे ना, प्राइवेट, पर्सनल, डिस्पोजेबल, इनको हम वापस से डिस्कस कर लेते ताकि दिमाग में अच्छे से बैठ जाएगा तुम्हारे, ठीक है। यस, ध्यान देने का। तो मेथड्स करने के बाद हमने क्या, प्रिकॉशंस, प्रिकॉशंस के बाद हमने क्या किया बच्चों, कुछ एग्रीगेट्स देखे। एग्रीगेट्स में से कोई दिक्कत की बात नहीं है, जीडीपी एमपी ध्यान रखने का, बाकी उससे आप जो चाहो फिर वो निकाल सकते हो, वो प्रोसीजर फॉलो करके। फिर हमने बात किया प्राइवेट इनकम। प्राइवेट इनकम निकलता है बच्चों किससे, ये रहा प्राइवेट, नेशनल इनकम से। नेशनल इनकम दोनों चीज़ें होती हैं, प्राइवेट सेक्टर का भी होता है और पब्लिक सेक्टर का भी होता है।
और नेशनल इनकम में ट्रांसफर इनकम ऐड नहीं होती है, तो क्या करने का सबसे पहले, नेशनल इनकम में ट्रांसफर पेमेंट ऐड करने का और इंटरेस्ट ऑन पब्लिक डेब्ट ऐड करने का, फिर दो चीजें माइनस करने का, सोशल सिक्योरिटी और पब्लिक सेक्टर का प्रॉफिट। तो क्या आ जाएगा तुम्हारे पास, प्राइवेट इनकम आ जाएगा, प्राइवेट सेक्टर का इनकम। प्राइवेट सेक्टर की इनकम से क्या निकालोगे, पर्सनल इनकम निकालोगे, एक इंडिविजुअल का इनकम निकालोगे। तो उसके लिए क्या करोगे, प्राइवेट इनकम में से दो चीजें माइनस कर दोगे। कौन कौन सी चीजें, ये वो पैसा माइनस करोगे जो एक इंडिविजुअल को नहीं मिलेगा, एक तो प्रॉफिट के ऊपर टैक्स और एक अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट। अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट यानी ये रिजर्व्स है, ठीक है। तो इन दो को माइनस करोगे तो क्या जाएगा, पर्सनल इनकम। अब पर्सनल इनकम तो आ गया कि इतना पैसा मुझे मिलेगा, पर असली में मेरे पास कितना पैसा अवेलेबल रहेगा खर्च करने के लिए, दैट विल बी नोन एज पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम। तो पर्सनल इनकम में से आप क्या कर दोगे, इनकम टैक्स यानी डायरेक्ट टैक्स को माइनस कर दोगे, और साथ साथ कुछ अगर मिसलेनियस एक्सपेंडिचर फीस कुछ दे रखा है, कुछ फाइन्स दे रखा है, वो माइनस कर दोगे, तो आपके पास क्या रहेगा, पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम आ जाएगा। पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम आ गया। फिर हम बात करते हैं किसकी, हम बात करते हैं पर कैपिटा इनकम। तो पर कैपिटा इनकम के लिए वही नेशनल इनकम, नेशनल इनकम डिवाइड कर दो टोटल पॉपुलेशन से, तो आपके पास पर कैपिटा इनकम यानी हर एक इंडिविजुअल का इनकम आ जाएगा, और बस। तो बच्चों ये था हमारा नेशनल इनकम का पूरा चैप्टर, ठीक है, रिलेटेड कॉन्सेप्ट। आई होप, आई बिलीव तुमको ये अब अच्छे से दिमाग में बैठ गया होगा, और इसके बाद पूरा मटेरियल से गो थ्रू कर लेने का तुम्हारा पेपर हो जाएगा। तो ये जिस तरह से हमने आपको बताया, ठीक है, साथ साथ सेल्फ असेसमेंट के लिए मैंने बताया आपको भी क्वेश्चन दे रखा है, तो प्रिपेयर कर एक बार गो थ्रू कर लेने का, तो थोड़ा कॉन्फिडेंस आ जाएगा। तो इसी के साथ आपका यहाँ पे 5 मार्क्स का जो पूरा कंटेंट था वो यहाँ पे प्रिपेयर हुआ। ये चीज़ ऐसे कैसे करने का, तुम्हारे 5 मार्क्स भी है, ठीक है। चलिए, सॉल्व फॉर दिस लेक्चर।